गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं यूपीएससी स्पेसिफिक जितनी भी न्यूज़ आई हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से, या प्लेसेस हैं या पर्सनैलिटी आई हैं जो भी न्यूज़ के अंदर जिनका हमें पता होना चाहिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को 14, 15 एंड 16 नवंबर का एक साथ मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ जो कि है चिकनगुनिया के बारे में। तो चिकनगुनिया क्या है, मैं जानती हूँ आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल ने इसको सुन रखा होगा, पता होगा कि चिकनगुनिया एक बीमारी है। कैसे बीमारी है? कुछ डेंगू जैसी है, क्योंकि मॉस्किटो द्वारा ये फैलाई जाती है। ये आप इसका मॉस्किटो देख रहे हैं जो इसको फैलाता है, क्या नाम है इस मॉस्किटो का? जो नाम होता है वो होता है एडियस मॉस्किटो। ठीक है, एडियस इसका नाम है। और क्यों है, इसके ऊपर आप देखेंगे कैसे वाइट कलर का आपको ये पोर्शन कुछ दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसा मॉस्किटो जिसके ऊपर ये होते हैं, इस तरीके से आप इसको पहचान भी सकते हो। और इसी की वजह से, इन्हीं की वजह से शायद जब इसका बुखार होता है चिकनगुनिया के अंदर, तो उसके अंदर फीवर आता है और जो आपके रैशेज होते हैं, जो रैश आपकी बॉडी पे आ जाते हैं, वो बहुत कॉमन होते हैं। अब न्यूज़ में क्यों है, ठीक है हमने देख लिया, ये मॉस्किटो इस बीमारी को फैलाता है, फीवर करता है, रैशेज करता है बॉडी के ऊपर। लेकिन वाई इज इन न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूएस ने वर्ल्ड की पहली वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। कौन अप्रूव कर रहा है? यूएसए। ठीक है, यूएसए इसको अप्रूव कर रहा है। पहली ये वर्ल्ड की वैक्सीन होने वाली है जिसमें इसी मॉस्किटो का जो वीकर चिकनगुनिया वायरस होता है, मतलब वो इतना ज़्यादा तेज़ नहीं होगा जितना इसमें होता है। वैक्सीन तो यही होती है कि आपके अंदर उसी की कम लिमिटेड मात्रा में आपको दिया जाता है, सो दैट आपकी जो बॉडी है वो इम्यूनिटी बना ले उस बीमारी के खिलाफ। तो आपको वीकेंड यहाँ पे चिकनगुनिया इसके अंदर थोड़ा सा डाला जाएगा और उसके बाद आपके रिजल्ट्स देखे जाएंगे। अभी तक किसी भी जगह पे चिकनगुनिया का कोई इलाज नहीं था। सबसे पहले इस बीमारी को जो है आइडेंटिफाई किया गया था, वो ये आइडेंटिफाई हुई थी 1952 में। अभी तो इंडिया के अंदर भी आती है, लेकिन तब ये पता चली थी तंजानिया के अंदर। कहाँ है तंजानिया? तंजानिया हमें पता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर है, जो कि मेडागास्कर के भी आपके काफ़ी पास है, इधर की तरफ आपको ये दिखाई देगा। जनरली अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया नहीं आता है। साउथ ईस्ट एशिया में आपके कौन कौन सी कंट्री होंगी? थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और आपका म्यांमार हो जाएगा। इधर फिर आप नीचे आएंगे तो मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, न्यू पपुआ गिनुआ, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आपकी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ में मानी जाएंगी। इनके अंदर ये ज़्यादातर मिलता है। और आपका जो पार्ट ऑफ अमेरिका है, कुछ पार्ट जो अमेरिका के हैं उसमें भी आपको ये मिलेगा। इसके अंदर अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, इसके अंदर मान लीजिए कोई वुमन है और ये प्रेग्नेंट है, तो अब ये जो प्रेग्नेंट वुमन है, अगर इनको चिकनगुनिया हो जाता है तो जो एम्ब्रियो होगा, बच्चा होगा, उसको भी चिकनगुनिया ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये काफ़ी फेटल भी होता है, मतलब जान जा सकती है इसमें बच्चे की, क्योंकि ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और इसको इंडिया का नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, क्या है ये? नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, इसके अंदर भी इंडिया ने चिकनगुनिया को रखा हुआ है, क्योंकि हम इसको जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। और ये वेक्टर बोर्न है, देख रहे हैं आप इसको, वेक्टर इसका ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम चार धाम परियोजना के बारे में। क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि हमें पता था कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो टनल चल रही थी, सुरंग बन रही थी चार धामों को आपस में जोड़ने के लिए। वो सुरंग कहाँ से कहाँ बनने वाली थी? वो सुरंग बनने वाली थी आपकी सिल्क यारा टनल के नाम से। और सिल्क यारा एक जगह है, वहाँ से लेके बनने वाली थी दंदला गांव तक। ये आपकी गिर गई है, ठीक है, वो आपकी गिर गई है, क्लैप्स हो गई है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंस गए हैं, लेबर्स जो हैं 40 से ज़्यादा, इसीलिए ये थोड़ा न्यूज़ में थी। हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इमोशंस को थोड़ा साइड में रखते हुए कि प्रीलिम्स में क्या है, कौन इसको बना रहा था। इससे सवाल आ सकता है कि कौन आपकी मिनिस्ट्री को बना रहा था। तो मिनिस्ट्री हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। कौन मिलेगा? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो आपको ये मिनिस्ट्री यहाँ पे मिलेगी मौत की। अबाउट और कुछ इसके बारे में जाने तो जो कनेक्टिविटी को अच्छा करने वाला था, चार धाम है कौन कौन से, पहले ये देखिए। आपका पहला धाम होता है यमुनोत्री। चारों धाम आपको उत्तराखंड में ही मिलेंगे। उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट में ये बन रही थी। आप यहाँ पे उत्तरकाशी को देख भी सकते हैं। यहाँ पे हरिद्वार से पहला पॉइंट होता है। ये हरिद्वार से ऑलमोस्ट आपका 100 किलोमीटर तक निकलेगा,
ठीक है, यमुनोत्री। दूसरी आपकी होती है गंगोत्री, तीसरा आपका होता है केदारनाथ धाम और फोर्थ आपका होता है बद्रीनाथ धाम। ठीक है, ये 4 धाम है जिनको 4 धाम भी बोला जाता है, सभी के सभी उत्तराखंड के अंदर है। यहाँ पे जो टनल बन रही थी वो मैं बता चुकी हूँ, उत्तरकाशी में बन रही थी आपकी। फिर यहाँ पे गुप्त काशी डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर से आप जा सकते हैं 15 किलोमीटर का ट्रैक करके केदारनाथ में। फिर आपका जोशी मस्ट है, वो बद्रीनाथ के पास है। अभी जोशी मस्ट में बहुत सारा कोलैप्स होने वाला था, तरारे देखी गई थी, तो इसलिए याद रखना। और आपका जो यमुनोत्री है ये आपका है बैरोड डिस्ट्रिक्ट में। तो ये 4 अलग अलग आपके डिस्ट्रिक्ट हैं और इनके अंदर आपके 4 धाम मिलते हैं। और कुछ बात किया जाए तो देखिए क्या करने वाली थी, बेसिकली ये टाइम को कम कर देती। 30 से 40% जो टाइम ट्रैवलिंग में लगता है एक धाम से दूसरे धाम जाने में, उसको ये कम कर देती। इसी वजह से ट्रैवल का खर्चा बचता, फ्यूल का, ईंधन का जो खर्च आता है वो बच जाता। ये आर्मी की सिक्योरिटी में भी मदद करती। कैसे करती आर्मी की सिक्योरिटी में मदद? क्योंकि आर्मी के लिए भी आना जाना आसान हो जाता, इसलिए आर्मी की सिक्योरिटी में भी मदद करती। ये आपकी जो उत्तराखंड है और उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट करती। ठीक है, उत्तराखंड की इकोनॉमी को भी, क्योंकि ज़्यादा लोग आते, ट्रैवल करते, इंडस्ट्रीज बनती, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। रिवाइज IIM रूल्स नोटिफाइड क्या है, किसने रिवाइज किया है? सबसे पहले IIM क्या है? तो IIM जो होता है वो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसके ऊपर जो एक्ट लाया गया है, कुछ रूल्स है जिनका रिविजन किया गया, उसके ऊपर एक्ट का नाम भी आपका है IIM अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट है ये आपका कब? 2023 के अंदर अभी आया है। ये आप देख पाएंगे यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर का मैंने फोटो लगाया है, कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर आप लोगों की MBAs वगैरह होती हैं। ठीक है, जो मैनेजमेंट के बेसिकली हायर एजुकेशन के जो कोर्सेज हैं। अब यहाँ पे चेंज क्या लेके आया गया है? सबसे पहले यहाँ पे आपके होते हैं एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब मान लीजिए इंदौर के आप IIM में हैं। अब इंदौर के IIM का पूरा एग्जीक्यूटिव कैसे करना, कौन संभालेगा, टीचर्स को, हर चीज़ को वो जो संभालेंगे, वो जो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी वो होगी आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये पहले गवर्नमेंट का इनके अंदर हस्तक्षेप नहीं होता था, लेकिन अब जो अमेंडमेंट लाया गया है, IIM पहले क्या था? IIM एक्ट था, ठीक है, 2017। अब उसको अमेंड करके बना दिया गया है 2000 अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब इस 2023 के अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, यानी कि आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इनको अपॉइंट करेगा डायरेक्ट प्रेसिडेंट, इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं। अब वो इनको अपॉइंट करेंगे, इनके क्वालिफिकेशन के बारे में वही बताएंगे, इनको हटा भी वही सकते हैं। अगर उनको लगता है कि ये काम अपना ठीक से नहीं कर रहे तो पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही बोलेंगे कि नहीं, चलिए निकलिए, अब आप लोग की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ यहाँ पे अभी चेंजेस देखने को मिले हैं। मानसून सेशन हो रहा था 2023 में, तब इसको लाया गया था और इसको पास कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं ओपेक की तरफ। ओपेक क्या है? ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। किस चीज़ के बारे में? यहाँ पे आप डेफिनेशन देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, पेट्रोलियम से रिलेटेड। पेट्रोलियम से रिलेटेड क्या क्या? पेट्रोल भी होता है आपका, गैसेस भी होती हैं, नेचुरल गैसेस, PNG वगैरह सब कुछ होती हैं। इसके अलावा आपकी और क्या होंगी? आपका डीजल वगैरह, मतलब पेट्रोल से रिलेटेड जो भी, पेट्रोलियम जो इंडस्ट्री उससे रिलेटेड जो भी होता है, ये ज़्यादातर इन कंट्रीज़ में पाया जाता है। टोटल इसके अंदर 13 कंट्री मेंबर्स हैं। ठीक है, टोटल इसके अंदर कितनी कंट्रीज़ है? 13 है। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। पहले आपको यहाँ पे दिखेगा एक्वाटोर, जो कि साउथ अमेरिका में है। दूसरी कंट्री आपको दिखेगी यहाँ पे वेनेजुएला, जो अगेन साउथ अमेरिका के अंदर है, क्योंकि इक्वेटर के पास से, देखिए यहाँ से आपका इक्वेटर होके जाता है। ठीक है, तो इक्वेटर के पास से इसका इक्वाटोर ही नाम रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारी जो कंट्री है वो आपको दिखाई देगी थर्ड इराक। फोर्थ आपको दिखाई देगा लीबिया, जो कि है आपका यहाँ पे साउथ, ये आपका इजिप्ट, इधर इजिप्ट है, इधर लीबिया है। फिफ्थ आपको दिखाई देगी इधर अल्जीरिया, और सिक्स आपको दिखाई देगी नाइजीरिया। ठीक है, ये भी अफ्रीका में। मोस्टली आप देखेंगे कि अफ्रीका के अंदर ही ज़्यादा है, या फिर अरेबियन जो पेनिनसुला है, ये 3-4 कंट्रीज यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। सेवन्थ कंट्री आपको दिखेगी गैबोन, जो कि अफ्रीका में। दोबारा से अंगोला फिर से आपके अफ्रीका के अंदर है इधर, और तंजानिया अभी न्यूज़ में आया था, तंजानिया आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं ये आपकी है तंजानिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, 8 हम देख चुके हैं। 9th नंबर पे हमारा है ईरान। तो ईरान और इराक दोनों यहाँ पे इसकी मेंबर कंट्री है। कुवैत,
कुवैत भी इसकी मेंबर कंट्री और कतर यहाँ पे इसकी मेंबर कंट्री आ जाती है 11वें नंबर पे। 12वें नंबर पे यहाँ पे इसकी ऑफ कोर्स होती है कंट्री, वो है यूएई। एंड जो 13th नंबर है वो आपकी है सऊदी अरेबिया में। तो होना ये सबसे बड़ा यहाँ पे मिलता है। तो ये आपकी 13 मेंबर कंट्रीज़ यहाँ पे है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इनका एक एनर्जी डायलॉग अभी हुआ है, ठीक है, कि ताकि और कोऑपरेशन जो काम ये मिलजुल के कर रहे हैं उसको और ज़्यादा बढ़ा चुके सभी मेंबर कंट्रीज़, इसीलिए था। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से कुछ देखें तो इंडिया की क्या स्थिति है। इंडिया का स्थिति बताया जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया वर्ल्ड का जो भी इंडिया के अंदर जितना भी क्रूड इंपोर्ट होता है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है, ठीक है। तो कितना है? 3rd लार्जेस्ट। अगर इंडिया 3rd है, सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे तेल वगैरह को मंगवा रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड पे कौन आएंगे? ऑब्वियसली 2 उससे ऊपर भी हैं। तो यहाँ पे आपका पहले नंबर पे होता है यूएस एंड सेकंड नंबर पे है आपका चाइना। अब यहाँ पे ध्यान से मैप में देखिए, ये आपका है यूएस इधर। क्या आपको यहीं पे कहीं पे तेल दिखाई दे रहा है? नहीं। तो मतलब इनको भी तो डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो ये लोग आपका पहले नंबर पे यहाँ पे मंगवा रहे हैं। आप चाइना में चलिए, यहाँ पे आपको इंडिया दिख रहा है, इधर आपको चाइना दिखेगा। क्या आपको यहाँ कोई दिख रहा है मेंबर कंट्री? नहीं, यहाँ पे भी रिसोर्सेज नहीं है। तो ये लोग भी, और यहाँ पे इंडिया में भी हम देखेंगे तो थोड़ा सा भाग हमें मुंबई हाई पे मिल जाता है और थोड़ा सा हमें असम के डिब्रूगढ़ में, जो कि इंडिया के शायद एक डिस्ट्रिक्ट के लिए भी फुलफिल ना कर पाए मांग जितनी है। और इसी वजह से इंडिया भी यहाँ पे तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इन कंट्रीज से अपना जो क्रूड है वो ऑयल लेता है। ओके, और इसके अलावा मैं अगर आपको बता दूं तो इंडिया जो है इंपोर्ट करता है उसका 60% क्रूड इंपोर्ट, ठीक है। जितनी हमें ज़रूरत है हम उसका 60% मंगवाते हैं, क्योंकि हमारी खुद की कंट्री के अंदर ऐसा उत्पादन नहीं होता। हमें जोग्राफिकली टोपोग्राफिकली ऐसी स्थितिज नहीं है। इंडिया जो है वो 28% ग्लोबल एनर्जी डिमांड को अभी बढ़ाने वाला है। अभी वर्ल्ड एनर्जी जो आउटलुक है 2023 की ऐसी रिपोर्ट आती है कि इंडिया की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ऑलमोस्ट 28% इंक्रीमेंटल एनर्जी जो है इंडिया वो लेने वाला है आगे। और यहीं पे अभी इसके बारे में सब कुछ ख़त्म होता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है हजार्ड्स ऑफ फायर क्रैकर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में बिल्कुल सवाल आएगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक तो हम देख लेते हैं कि इससे क्या क्या निकलता है। अभी न्यूज़ में लगातार चल रहा है कि PM 2.5 दोबारा से दिल्ली के अंदर बढ़ गया है। PM 10 जो है दिल्ली के अंदर वो फिर से बढ़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा जो आपका पोल्यूटेंट मैटर है वो फिर से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों पोल्यूटेंट मैटर जो है फायर क्रैकर से बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ केमिकल्स का। आपको ये कितने कलरफुल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसी की वजह से आपको जो ये रेड कलर दिखता है ना, आपको जो आप पटाखे वगैरह बजाते हो, नहीं बजाते हो तो देखा होगा, उसमें जो रेड कलर होता है वो होता है स्टोरेंटाइन की वजह से। किस वजह से होता है? स्टोरेंटियम। और स्टोरेंटियम जो आपका ये केमिकल है ये आपकी बोन ग्रोथ में प्रॉब्लम देता है। बच्चे खासकर जब होते हैं तो उनकी जो हड्डियां मजबूत हो रही होती हैं उसमें ये नुकसानदायक होता है। फिर आपको जो दिखाई देता है ग्रीन कलर, ये थोड़ा सा ग्रीनिश कलर आप यहाँ पे देखिए, तो ग्रीन कलर जब आप फायर क्रैकर्स में देखते हैं वो कलर आपका आता है बेरियम से। किससे आता है? बेरियम। बेरियम नाम का आपका ये केमिकल है, कंपाउंड है एक तरीके से। और ये आपको नर्वस सिस्टम है, यानी कि नर्वस जो आपका पूरा माइंड का नर्वस सिस्टम होता है, जो पूरी बॉडी को आपको संभालता है, उसको ये खराब करता है। बच्चों में ज़्यादा है। हार्ट के लिए नुकसानदायक है, हार्ट के ट्रेमर्स को ये बना सकता है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी ये क्रिएट कर सकता है। तो हम 2 को देख चुके हैं अभी तक। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर भी दिखाई दे रहा है, राइट। दिस इज व्हाट? ब्लू कलर। तो ब्लू कलर कौन लेके आ रहा है? ब्लू जो कलर है वो आपका लेके आता है कॉपर के कंपाउंड्स। तो कॉपर के जो कंपाउंड्स होते हैं, कॉपर कंपाउंड्स, वो आपका निकालते हैं ब्लू कलर। और ये आपकी स्किन के लिए बहुत ख़राब है, ठीक है। स्किन की आपको ये प्रॉब्लम्स दे सकता है। चलिए कुछ और कलर्स को भी देखते हैं। अब आपको यहाँ पे वाइट लाइट्स भी दिख रही हैं, ये देखिए कैसे वाइट लाइट्स आप देख पा रहे हैं। तो ये वाइट कलर कौन लेके आता है? ये वाइट जो कलर होता है ये आता है आपके एल्यूमिनियम से। किससे आता है? एल्यूमिनियम से आप लेके आते हैं। और इसमें आपका क्या होता है? बायोकम्युलेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो आपके शरीर के अंदर इकट्ठा होने शुरू हो जाता है बार बार। और एल्यूमिनियम अगर शरीर के अंदर इकट्ठा होगा तो वो बहुत ही एक
टॉक्सिक मटेरियल, एक टॉक्सिक केमिकल है जो किसी भी काम का नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अलावा जो ग्लिटर्स दिखाई दे रही है आपको, येलोइश जो ये पार्ट है, ये ग्लिटरी जो पार्ट है, ये कौन लेके आ रहा है? तो आपकी जो ग्लिटर है वो लेके आता है आपका एंटीमोनी सल्फाइड। ठीक है, कौन लेके आ रहा है आपका? ये आपका लेके आ रहा है एंटीमोनी सल्फाइड। अब ये क्या करता है? ये जो आपकी ग्लिटर होते हैं ये आपके जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैंसर करने वाली होती है, कि ये आपको कैंसर दे सकता है, खासकर छोटे बच्चों को, मतलब जो अभी तक अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए उन लोगों के लिए, और कुछ जो और इंसान है बूढ़े हो चुके हैं उनको ये अल्जाइमर को भी ट्रिगर करता है। अल्जाइमर क्या होता है? जहाँ आप अपनी पूरी याददाश्त को भूल जाते हैं टाइम पीरियड के लिए, कभी कभी फुल भी भूल जाते हैं, कभी कोई कुछ टाइम पे आपको याद आ जाता है, तो अल्जाइमर वो होता है। इसके अलावा बहुत सारे और कंपाउंड्स हैं जो शायद कलर नहीं दे पाते हैं, लेकिन जैसे बेरियम नाइट्रेट यहाँ पे है, लिथियम के कंपाउंड्स को भी यूज़ किया गया है। किनको यूज़ किया गया है? लिथियम को। ये जो कंपाउंड्स हैं ये आपके ज़्यादातर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, मतलब जो सांस लेने में आप लोगों को परेशानी हो रही होगी, जलने की बू आ रही होगी, तो वो सब कुछ जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए ये नुकसानदायक है। तो ये अभी थोड़ा बहुत इसमें से याद करिए, जितना याद हो सकता है याद इसको जरूर करिएगा, कौन सा कलर क्या क्या इश्यूज दे रहा है, तो हो सकता है यहाँ से एक सवाल बन जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं यूपा की तरफ। 1967 क्या है ये? देखिए कैसे एक इंस्पेक्टर दिखाई दे रहे हैं हथकड़ी के साथ। तो ये जो आपका यूपा है ये होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, मतलब कि पुलिस को पहले शक हो गया है कि कुछ होने वाला है, उसको होने से पहले ही, ठीक है, आपके ऊपर ऐसा है, आपने कुछ ऐसा काम किया, उनको लग गया आप कुछ बड़ा करने वाले, उसको करने से पहले ही आपको गिरफ्तार कर लेना, सो दैट आपका प्रिवेंशन हो सके। ठीक है, देखिए वैसे तो आपको आर्टिकल जो 21 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको ये अधिकार देता है कि कोई भी आपको ऐसे ही बिना गलती के गिरफ्तार कर नहीं सकता, लेकिन ये जो आपका फंडामेंटल राइट है ये भी आपकी लिमिटेड आपको ये राइट दे रहा है। क्यों दे रहा है लिमिटेड? क्योंकि यूपा के अंदर ये नहीं चल पाता। ये एक्ट पार्लियामेंट लेके आई थी और इसी वजह से यहाँ पे ये एक्ट को चला भी लेते हैं। अभी इंडिया का जो सबसे पहले जीपीएस ट्रैकर लगा है वो भी एक ऐसे इंसान के पैरों में लगा है जिनको गिरफ्तार किया गया था यूपा के अंतर्गत, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत। तो यूपा एक ऐसा एक्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिक्लेयर कर सकती है इसको, वो खुद का गैजेट का नोटिफिकेशन लाती है और इसके अंतर्गत आपके दोनों इन्वेस्टिगेशन काम हो सकते हैं। जैसे स्टेट पुलिस यहाँ पे काम करती है, ठीक है, स्टेट पुलिस वो आपको गिरफ्तार करेगी, और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, तो ये दोनों मिलके यहाँ पे इसके अंदर काम करती हैं और ये आपको ट्रिब्यूनल पे दिखाती है कि आपकी अपील लग जाती है तो आप उसके अपील के अलग कहीं और नहीं जा सकते, तो ट्रिब्यूनल्स में ही आपको ये जाना पड़ता है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MOH जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, उन्होंने आपके जो 9 मेतीज थे, मेती हमें पता है क्या है मेती? मेती आपकी मणिपुर की जो है वो ट्राइबल ग्रुप है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, उनको बैन कर दिया है कि अनलॉफुल एसोसिएशन के हिसाब से कि आप लोग अब कुछ नहीं बना सकते यूपा के अंदर, इस वजह से ये न्यूज़ में था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये है थैलिडोमाइड ट्रेजेडी। क्या होता है थैलिडोमाइड ट्रेजेडी और क्यों है ये? देखिए सबसे पहले तो ये न्यूज़ में क्यों है, वाई इट इज़ इन न्यूज़, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है वो एक नेशनल अपॉलॉजी मांगने वाली है। नेशनल अपॉलॉजी क्या है? कि राष्ट्र के स्तर पे आप माफ़ी मांगने वाले हो, ठीक है, अपॉलॉजी मांगने वाले हैं। क्यों मांग रहे हैं ये माफ़ी? माफ़ी इस वजह से मांग रहे हैं क्योंकि इनके बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं वो इस थैलिडोमाइड ट्रेजेडी से ग्रसित हो चुकी हैं। ये फ़ोटोज़ बिल्कुल रियल फ़ोटोज़ है, कोई 3D वगैरह ऐसा बनाया नहीं हुआ है, बच्चों की फ़ोटोज़ है जिनको अफेक्टेड हुए हैं। और ये जो थैलेमाइड है ये आपकी एक ड्रग होती थी, ठीक है, थैलेमाइड नाम से एक ड्रग थी, एक मेडिसिन थी जिसको प्रेग्नेंट औरतों को दिया गया था 1950s में आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और वहाँ पे उसको दिया क्यों गया था? क्योंकि नौजिया हो जाता था, मतलब किसी को उल्टी आ रही है, किसी का मन ठीक नहीं है, तो उसको उस वजह से दिया गया था। और उस ड्रग ने अंदर जाके बच्चों को डिफॉर्म कर दिया, किसी के पैरों को देखिए आप, किसी को किसी जोड़ दिया है ज़्यादातर। तो ये जो डिफॉर्मिटीज़ है ये उन बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेंस में देखने को मिली जिन्होंने थैलिमाइड जो ड्रग थी आपकी मेडिसिन थी उसको खाया था। इसमें माल फंक्शंस हुआ, लीब का, फेशियल फीचर्स ख़राब हो गए, बच्चों के इंटरनल ऑर्गन्स ख़राब हो गए।
और इसी वजह से इसको एज ए थैलेमाइड ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है कि भयानक ये आपकी एक ट्रेजेडी देखने को मिली थी। इसके बाद से इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया गया। ड्रग की जो टेस्ट होता है उसके ऊपर ज़्यादा काम लाए गए। 1950s की बात चली, 1950 के दशक की ये बात चल रही है। तो उस समय पे उससे पहले ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के तौर पे निकाल देते थे। फिर ड्रग की टेस्टिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया, मार्केटिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया, इन सब चीज़ों पर बातें हुई। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के ऊपर। क्या है ये यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप? यूक्लिड जो स्पेस टेलीस्कोप है, हमें पता है इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा इसको आपका छोड़ा गया था। पता है हमें बहुत बार आ चुका है ये, मतलब इसी में प्रीलिम्स में ये जो न्यूज़ इसी में मैं आपको ये तीसरी या चौथी बार बता रही हूँ यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। लेकिन अभी कुछ और बताने वाले हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। ये आपका जो है इसने पहली स्पेस की आपकी इमेज रिलीज़ की है, ठीक है, कुछ ऐसा आपका ये दिखाई देता है। और इसने जो इमेज आपकी रिलीज की है उससे हमें 3 चीज़ों के बारे में पता चला। पहला ये पता चला कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, आपका जो यूनिवर्स है वो नॉर्मल मैटर से बना हुआ है 5%। उसके अंदर 5% नॉर्मल मैटर है जो आप हमें दिखाई देता है नॉर्मली, जो सन है आपके, ये सब आपको प्लैनेट्स वगैरह हैं। इसके अलावा आपका जो डार्क मैटर है, यानी ना तो वो लाइट को अपने पास रख रहा है, ना वो लाइट को मतलब ऑब्जर्व कर रहा है, ना ही वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ना ही वो लाइट को निकाल रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। इसीलिए उसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल डार्क है, ठीक है, बिल्कुल ब्लैक है। वो आपका है ऑलमोस्ट 25%, ठीक है। और इसके अलावा हमारा अभी तक तो ये 30% ही हुआ। और जो हमारा यूनिवर्स है वो है डार्क एनर्जी, जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, जो दिखाई भी नहीं देता है, जो किसी चीज़ में है भी नहीं, बस एनर्जी की फॉर्म में है, वो आपका है 70%। और इसी की वजह से यही वो कारण है जो यूनिवर्स को बढ़ा रहा है। आज भी हमारा ब्रह्मांड जो है वो तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो वो 70% ऐसा एरिया है जिसको देखा ही नहीं जा सकता, वो पूरा डार्क है, ब्लैक है बिल्कुल। डार्क एनर्जीज को नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये अननोन एनर्जी सोर्स है, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहे हैं फिलहाल के लिए। और यही अभी तक इसकी जो वो थी 30% वाली। नेक्स्ट हम चलते हैं पर्सनैलिटी न्यूज़। आज की हमारी आखिरी ये न्यूज़ होने वाली है। ये हम बात करने वाले हैं आज शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में। 1795 में इनका जन्म होता है और 1857 में इनकी डेथ हो जाती है। तो 1857 से आप समझ गए होंगे हम इनका जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे होंगे फ्रीडम फाइटर, राइट। तो ये हमारे फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के लिए इन्होंने लड़ाई की थी। 1857 की जो क्रांति थी आपकी, 1856 का जो मूवमेंट था, रेवोल्यूशन था इंडिपेंडेंस के लिए, उसमें इन्होंने भाग लिया था। ये एक जमींदार फैमिली में इनका जन्म होता है सोना खान के अंदर, ठीक है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट, आज की जो आपकी रायपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इनका जन्म होता है। रायपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ का यहाँ पे नाम आ गया तो मैं कुछ और भी बता देती हूँ कि छत्तीसगढ़ का जन्म होता है 2000 में, बहुत न्यूली ये बनी हुई है लास्ट। और पहली आपकी स्टेट कौन सी है जो इंडिया में बनती है? पहली आपकी स्टेट, देखिए मैं आपको कुछ और बताती हूँ। सबसे पहले पहली बता देती हूँ कि आंध्रा जो है, आंध्र प्रदेश, वो सबसे पहली स्टेट थी जो इंडिया में 1951 में बनी थी, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं कि 1950 में जब हम लोग आज़ाद हुए थे ना, तो उस समय पे इंडिया के पास 14 स्टेट थी और आपकी 6 यूनियन टेरिटरीज थी। आज हमारे पास कितनी? आज ये बढ़ के 14 से 28 स्टेट हो चुकी हैं और आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से, और जो सबसे नई आपकी स्टेट बनी है वो आपकी बनी है 2014 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत। वो आपकी बनी थी 2014 में, जो कि है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। तो ये आपकी स्टेट्स थी। ये खैर हम इसको अभी छोड़ देते हैं, थोड़ा सा एक फैक्ट था मैंने बता दिया। इससे अलावा मैं आपको बताती हूँ कि इनके पिताजी जो थे उनका नाम था रामासाई, जो कि भिंजवार ट्राइब से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो क्या थे वो? भिंजवार ट्राइब से बिलोंग करते थे, भिंजवार, ये आपकी वो है, ये एक यहाँ की जनजाति थी, उनसे ये थे। इसके अलावा इन्होंने 1857 की वॉर जो थी इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, उसमें से ऐसा माना जाता है कि ये पहले छत्तीसगढ़ी फ्रीडम फाइटर थे। यानी छत्तीसगढ़ से, देखिए बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं कि झांसी से लक्ष्मीबाई लड़ती हैं, लखनऊ से नाना साहिब लड़ते हैं, अवध से आपकी हजरत महल, तो ये सब कुछ हम समझते हैं इन बातों को, लेकिन छत्तीसगढ़ का नाम आपका प्रोमिनेंटली नहीं आता और इसीलिए इनको छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी फ्रीडम फाइटर के नाम से भी जाना जाता है। इनको अरेस्ट किया गया 1856 में, इनको अरेस्ट कर लिया गया था और वहीं पे इनको फिर जो ग्रेन स्टॉक्स वगैरह की है, क्योंकि ये
कारण भी यही था कि इनको क्यों किया था, क्योंकि ये लूट रहे थे। ये क्या कर रहे थे, ये अनाज को लूट रहे थे गरीबों में बांटने के लिए, बांटते थे। फेमाइन पड़ा हुआ था उस समय पे, सूखा आया हुआ था लोगों के ऊपर और वहाँ पे खाने को नहीं थे। और 1857 में ये अपनी प्रिजन से भाग भी जाते हैं, ठीक है। 1857 में 1856 के अंदर इनको पकड़ा जाता है, 1857 में जेल से भाग जाते हैं, बच के भाग जाते हैं। और ये अपनी 500 लोगों की फिर एक आर्मी को तैयार करते हैं, एक अपनी काइंड ऑफ मतलब एक टुकड़ा ये बनाते हैं। और उसके बाद ये उन 500 लोगों के साथ जो ब्रिटिश इनके साथ हुए उनके साथ लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं, जब तक इनको जो आपका फांसी है वो नहीं दी जाती। तो लास्ट में इनको ब्रिटिशर्स जो है वो इनको फांसी दे देते हैं, फांसी पे टांग देते हैं, लेकिन तब तक ये लड़ते ही रहते हैं। इन्हीं के नाम से छत्तीसगढ़ के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बनाया जा रहा है, इनके नाम से बना हुआ है। और वैल्यूज़ अगर हम कुछ सीख सकते हैं इनसे इथिक्स के पेपर के लिए, इनको दिखाना हो तो आप इनका नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इनकी वैल्यूज़ के बारे में लिखेंगे तो वो होंगी साहस, वो होगा कंपैशन, क्योंकि ये दया भावना रखते थे। इसी वजह से इन्होंने पुअर जो गरीब लोग थे उनके लिए लूट तक करने की सोचा। और करेज ऑफ कन्वेंशन भी आप यहाँ से सीख सकते हैं कि हर स्थिति में आपके पास साहस होना चाहिए कुछ करने का। जब आप कुछ करना चाहते हैं तो उस समय पे आपका करेज ऑफ कन्वेंशन होना चाहिए। और यहीं पे आज हमारी जो न्यूज़ है वो ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर अभी तक, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।